जय हिंद दोस्तों। मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगजीन न्यू दिल्ली। आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और एक ऐसा गंभीर विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ जिस पर शायद आपका कभी ना कभी ध्यान अवश्य गया होगा, लेकिन गंभीरतापूर्वक आप इस वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, विदेशों से बड़ी मात्रा में धन भारत में आता है और अनेक वर्षों से आ रहा है। इधर कुछ वर्षों में इस धन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। मैं उस धन की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में आता है। जी हाँ, बात कर रहा हूं ऐसे फॉरेन फंड की जो भारत में समाज सेवा के नाम पर स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, गरीबों के लिए आता है विभिन्न संस्थाओं के पास। ये संस्थाएं ज़्यादातर एनजीओज़ हैं और इतना अनाप शनाप पैसा इन एनजीओज़ को मिलता रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं से एक पैरेलल इकोनॉमी भारत में शुरू की गई। विदेशों में बैठे हुए इनके आका लोग इन्हें संस्थाओं के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए हाल में भेज चुके हैं, यानी FCRA के अंतर्गत मंगाया जाता रहा है। सबसे पहले यह FCRA, ये जो अधिनियम है, ये 1976 में दोस्तों पार्लियामेंट में पास हुआ था। लेकिन जिस प्रकार की इरेगुलरिटीज़ इस फॉरेन फंडिंग की FCRA के अंतर्गत आए गए धन की पाई गई, इसमें पुनः संशोधन किया गया सन 2011 में। आज जब हम बात कर रहे हैं 2026 में, तो पिछले 15 से 20 वर्ष में इतना ज़्यादा धन भारत में काम कर रहे एनजीओज़ को प्राप्त हुआ है कि आप शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष भारत में आता रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस धन का किस प्रकार से व्यय इन एनजीओज़ ने और इनके कर्ता धर्ताओं ने किया है। कितना धन गरीबों के लिए खर्चा किया गया, कितना धन शिक्षा पर खर्च किया गया, कितना धन चिकित्सा पे खर्च किया गया, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। यह धन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आतंकवादियों तक भी पहुंचा होगा। इसके कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण अब तक हमारे पास नहीं है, लेकिन लगता है कि इसमें से कुछ मात्रा में धन आतंकवादी गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए निश्चित रूप से उपयोग में लाया गया हो। तो दोस्तों, ये FCRA कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार का एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करता रहा है और इसीलिए ये कानून FCRA का लागू होना बहुत ही आवश्यक था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ज्ञात हुआ, सरकार को भी और लोगों को भी दिखाई दिया कि इसका अधिकतर पैसा जिस उद्देश्य के लिए भारत में आ रहा है उस उद्देश्य पर खर्चा नहीं हो रहा है। अतः सरकार ने ऐसा सोचा कि इस नियम पर पुनः विचार करना चाहिए, इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और इस वर्ष 2026 में पुनः इस बिल पर विचार होना है पार्लियामेंट में, लगभग इसी सत्र में जो अब हम आज बात कर रहे हैं, जुलाई 2026 में। वर्तमान सत्र में ये बिल लाया जा सकता है और इसमें काफ़ी संशोधन करने होंगे जिसकी कि अब आवश्यकता है। तो दोस्तों, भारत में कोई भी विदेशी धन, यदि कोई एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या धार्मिक संस्था कोई विदेशी धन प्राप्त करती है, उसके लिए उसे FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना परम आवश्यक है। यह रजिस्ट्रेशन 5 वर्षों के लिए होता है, जिसको दोबारा रिन्यूअल किया जा सकता है। बिना FCRA अप्रूवल के कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई सोसाइटी किसी प्रकार का विदेशी धन किसी भी योजना के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। यह इसका एक सख्त नियम है।
पिछले कुछ वर्षों में लगातार एनजीओज़ की संख्या बढ़ी है, सोसाइटीज़ की संख्या बढ़ी है। बहुत राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत सारे संस्थाएं बनाई गईं और इन संस्थाओं में बड़ी मात्रा में विदेशी धन प्राप्त किया गया। कुछ संस्थाएं ऐसी भी हुई जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था 5 वर्ष पूरे होने के बाद, फिर भी वे लोग संस्थाओं के लिए विदेशों से पैसा मंगाते रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जो आपको अवश्य मालूम होने चाहिए। किसी भी संस्था को यदि फॉरेन फंड चाहिए अपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनको FCRA का रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों, 2020 में इस FCRA कानून को काफ़ी सख्त किया गया, जिसकी बहुत आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अधिकतर NGOs और संस्थाएं इस प्राप्त धन को उस उद्देश्य के लिए खर्चा नहीं कर रही थी जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने वो पैसा विदेशों से भारत में मंगाया था। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जितना भी ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, ये जो संस्था मंगाती है, वो संस्था या वो NGO या सोसाइटी किसी और को ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कुछ संस्थाएं पैसा मंगाती थी और वो दूसरे छोटी संस्थाओं को वो पैसा बांट देती थी, जिसके कारण से जो मूलभूत उद्देश्य इन संस्थाओं का था वह कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता था। इसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो पहले के कानून के अंतर्गत एक रिलैक्सेशन सभी NGOs को, सोसाइटीज़ को दी हुई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पर जितना भी चंदा, डोनेशन इनको प्राप्त होती थी संस्थाओं को, उसका 50% वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल देते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में करते क्या थे? गाड़ियाँ खरीदते थे, प्रॉपर्टीज़ खरीदते थे और अपने खर्चे सारे इसके अंदर, विदेश यात्राओं के, देश में की गई यात्राओं के सारे खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पर डाल दिए जाते। 2020 में जब ये बात ध्यान में आई तो इस 50% को घटाकर 20% कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे काफ़ी लगाम इन संस्थाओं के ऊपर लगी और इसीलिए दोस्तों अब सरकार लाई है दोबारा से FCRA में एक अमेंडमेंट बिल 2026, और इसे 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी यह बिल है, केवल कानून नहीं। इसे पार्लियामेंट की मंजूरी और राष्ट्रपति द्वारा इसको एक मूर्त रूप दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 में लाया क्यों गया? ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों कि इसे 2026 में लाया क्यों गया है। तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। इस बिल के ऑब्जेक्ट और रीजंस के अनुसार भारत में लगभग 16,000 एसोसिएशंस हैं जो FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, और इन्हें हर वर्ष लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग प्राप्त होती है। सरकार का यह कहना है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या उसका सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो जाता है, तब फॉरेन डोनेशन से बनाई गई प्रॉपर्टीज़ और बाकी बचे हुए फंड को कौन मैनेज करेगा, इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। इस पर मौजूदा कानून में एक पर्याप्त स्पष्टता ना होने के कारण से भी इस बिल को दोबारा से लाया गया है, और यही लीगल गैप भरना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इस बिल का सबसे बड़ा प्रोविज़न है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का गठन होना। अब ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, इसका काम क्या होगा, यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है। मान लिए एक अमुक NGO या संस्था है जिसको कुछ पैसा विदेशों से मिला और 5 वर्षों के बाद उस संस्था ने इस सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं कराया, तो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई या जो प्रकल्प शुरू किए, उनका 5 साल के बाद क्या होगा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद
एनजीओ किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उन प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा? जो बैंक में एनजीओ का फंड बचा हुआ है उसका क्या होगा? कौन उसकी देख रेख करेगा? इसी सब की देख रेख के लिए ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का प्रोविज़न किया जा रहा है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा 2026 में। और यदि मान लीजिए किसी संस्था ने रिन्यू नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उस पैसे से बनाए गए एसेट्स पहले प्रोविजनली यानी अस्थायी रूप से डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में जा सकेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित समय के अंदर नया सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू या रिस्टोर हो सकता है और अनयूज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट्स उसे वापस दी जा सकती है। लेकिन निर्धारित समय में यदि रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं हुआ तो एसेट्स परमानेंटली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के हक में चली जाएंगी और अथॉरिटी इन एसेट्स को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर सकेगी अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसे बेच भी सकेगी और उस सेल से प्राप्त राशि और अनयूज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जा सकता है। अब ये जो प्रोविज़न किया गया है इससे काफ़ी लोग बौखलाए हुए हैं। काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं कि जो इसका मिसयूज़ कर रही थी, प्रॉपर्टीज़ का, एसेट्स का और फंड का। अब उनके ऊपर एक लगाम लग सकेगी। अगर इसी प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी में कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है तो बिल में कहा गया है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को उसका रिलीजियस करैक्टर बनाए रखना होगा। यानी यदि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च है तो वो उसका स्वरूप नहीं बदल सकती है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, वो वही रहेगा। केवल उसका देख रेख का सारा काम, उसके अकाउंट्स का सारा लेखा जोखा वो ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ही करेगी। यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक स्थल की मूल धार्मिक पहचान को नहीं बदला जाएगा। दूसरा बदलाव इस अमेंडमेंट के कारण से है कि एफसीआरए सर्टिफिकेट का ऑटोमेटिक सेसेशन हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ने समय पर रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं दी, रिन्यूअल एप्लीकेशन किसी कारण से रिजेक्ट हो गई या सर्टिफिकेट एक्सपायरी से पहले रिन्यू नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन को सीज्ड माना जाएगा। सर्टिफिकेट निरस्त होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ना तो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकता है, ना पहले से मौजूद फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकेगा। तीसरा बदलाव जो इस अमेंडमेंट के द्वारा लाया जा रहा है वो है प्रायर परमिशन। अब पहले तो कोई भी किसी भी तरीके का धन कहीं से भी, किसी भी देश से, किसी भी संस्था से मंगाने के लिए स्वतंत्र था, बट अब इस बिल में एक ऐसा प्रोविज़न किया जा रहा है कि आपको प्रायर परमिशन लेनी ही पड़ेगी। मान लीजिए कोई एक संस्था स्कूल चला रही है और उसके 25, 50, 100 स्कूल है जो वो अपने उस फॉरेन फंडिंग से चला रहे हैं। अब तक तो वो चला रहे थे, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उनको अब फॉरेन फंडिंग मंगानी है एफसीआरए के अंतर्गत, मान लीजिए 50 करोड़ रुपए मंगानी है, उसके लिए उनको पहले परमिशन लेनी होगी कि हमारे इतने स्कूल हैं और इतने विद्यालयों के अंदर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके लिए अमुक देश के अमुक संस्था हमें 50 करोड़ रुपए की फंडिंग दे रही है। तो सरकार के लोग और ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है ये इस बात को चेक करेगी कि क्या जो ये कहा जा रहा है वो वास्तव में सही है या नहीं। क्या ये वास्तव में इतने विद्यालय चला रहे हैं, क्या वास्तव में इतने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और क्या ये जो पैसा मंगा रहे हैं उसका उपयोग बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए ही किया जाएगा। तो ये एक प्रायर परमिशन का प्रोविज़न एफसीआरए एक्ट 2026 के अंदर प्रोविज़न किया गया है। अब ये जो नया बिल है ये सरकार को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि प्रायर परमिशन के अंतर्गत मिला पैसा कितने समय के अंदर प्राप्त होगा और उसको कितने दिन में इस्तेमाल करना होगा, यानी ये समय सीमा भी इसमें तय की जाएगी। और चौथा महत्वपूर्ण प्रोविज़न ऑर्गेनाइजेशन के की फंक्शनरीज की अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। यानी संस्था को जो लोग चला रहे हैं, कौन लोग चला रहे हैं, उनका इतिहास क्या है, उनका प्रोफाइल क्या है, वो लोग क्या करते रहे हैं, इस पर अभी तक कोई
किसी प्रकार का कोई सबमिशन सरकार को या किसी डिपार्टमेंट को ये एनजीओ और संस्थाएं नहीं देती थी। लेकिन अब इसमें ये एक प्रोविज़न किया जा रहा है कि उस संस्था को चलाने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, क्या उनका प्रोफाइल है, क्या उनका अनुभव है, इसकी जानकारी सभी एनजीओज़ को देनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये जो नया अमेंडमेंट बिल है इसमें कुछ ऐसी पेनल्टीज़ थी पहले जिस पर अब थोड़ा सा रैशनलाइज़ किया है सरकार ने इसको। जैसे कुछ इरेगुलरिटीज़ के लिए 5 वर्ष की कारावास का प्रावधान इसके अंदर था, उसे घटाकर अब ये उसको 1 वर्ष किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, एफसीआरए से जुड़े किसी भी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। इसका भी एक प्रोविज़न इस नए अमेंडमेंट बिल 2026 में किया गया है। सरकार का ये कहना है कि इस अमेंडमेंट बिल के आने के बाद, पास होने के बाद, कानून बनने के बाद एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी। कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लोग मंगा रहे हैं, किस उद्देश्य से मंगा रहे हैं, उसका खर्चा कितने समय के अंदर होगा, ये सारी चीज़ें इस नए कानून के आने के बाद काफ़ी तौर से निश्चित इसमें हो जाएंगी। और जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता था और संस्थाएं चला रही हैं, पैसा मंगा रही हैं, उस पर एक रोक लगेगी। अब एक पक्ष ये भी है कि जो कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। विरोधियों की चिंता है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यू ना होने पर स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स पर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड अथॉरिटी का अधिकार हो जाएगा। उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने केवल उन प्रॉपर्टीज़ पर अपना कंट्रोल रखने के लिए ऐसा किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि संस्थाओं ने हज़ारों करोड़ों रुपए मंगाए और उसको अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टीज़ बनाई और उसको व्यक्तिगत उपयोग में उसको लाए गए, वो संस्था के लिए नहीं बनाई गई। तो सरकार ने केवल उस पर लगाम लगाने के लिए ये प्रावधान इसमें किया है कि यदि आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आपने रिन्यू नहीं कराया, तो यह सभी एसेट्स ये इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएगा और वही उसकी देखरेख करेगी। और दोस्तों, ये जो नया अमेंडमेंट बिल है ये 3 विभिन्न विषयों को बैलेंस करेगा। जिससे पहला है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और तीसरा है सिविल सोसाइटी फ्रीडम। अंततः सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या नया एफसीआरए बिल जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन को परेशान किए बिना फॉरेन फंडिंग के मिसयूज़ को रोक पाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में ना तो फॉरेन मनी को बिना निगरानी छोड़ा जा सकता है और ना ही नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जेन्युइन सोशल वर्क को कमज़ोर किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगभग हर भारतीय को सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए अपने आसपास के माहौल में कि किस प्रकार के एनजीओज़ धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए विदेशों से मंगाते हैं, लेकिन उसका उपयोग कहीं और किया जाता है। और कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, इस बिल के आने के बाद काफ़ी तादाद में इस पर लगाम लगेगी। और सरकार ने इसमें एक और प्रोविज़न भी किया है कि अब भविष्य में यदि ये बिल आ जाता है, पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो जितनी भी फॉरेन फंडिंग भारत में किसी भी संस्था के लिए आएगी, वह सीधा सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, सबसे पहले ये वहाँ जाएगी, उसके बाद संस्था के उसमें जाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी पार्लियामेंट में ये बिल पारित हो जाएगा और एक नया एफसीआरए कानून बहुत जल्द घोषित हो पाएगा। तो आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।